27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के टाइम पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज़्यादा डिप्लोमैट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर गए। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फ़ायदा? उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, और लाखों लोग बेघर हुए वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई बार इजराइल को वार्न भी किया कि ये लड़ाई भयानक रूप भी ले सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को धमकी भी दे दी है कि इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. और वो फिलहाल अपने 3 मेन फ्रंट्स पर वॉर लड़ रहा है। सारे तरफ से घिरे हुए इजराइल के पास आखिर इतनी पावर आ कैसे रही है? क्या रीजन है कि वर्ल्ड की सुपर पावर्स के रोकने के बावजूद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं है? वेलकम टू द वीडियोस दैट आर फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। इजराइल की असली ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई तो तब से चल रही है जब इन दोनों की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, और उसकी बात किसी और वीडियो में की जाएगी। लेकिन सच ये है कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस को ढकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहाँ से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन सी, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल है। सिर्फ ज़रूरत के सामान यहाँ जाते हैं, वो भी सिर्फ जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में ढकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने की गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर जैसा दिखता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। It's been 5 days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks and we will continue to respond forcefully. पर सोचने की बात यह है कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का लगभग 8% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में शेल्टर ले लें। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है। पर यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहाँ से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह का काफ़ी प्रभाव है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980 में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहाँ एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर निकाला और तब से लेकर आज तक ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा पावरफुल है और इसको ईरान का सपोर्ट है। जब से हिजबुल्लाह एग्जिस्टेंस में आया तब से लेकर आज तक ये इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है।
और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक नॉर्मल बात बन चुकी है। लेकिन पिछले साल गाजा के हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि पैलेस्टीन पर अटैक करना तो ईजी था, लेकिन अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। अब लेबनान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए इजराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 से ज़्यादा पेजर्स और रेडियो सेट्स एक साथ फट पड़े। हिजबुल्लाह ने इसका इल्ज़ाम इजराइल पर लगाया और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। इजराइल को जिस मौके की तलाश थी, अब वो आ चुका था। इजराइल ने अगले दिन से ही साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया भर के कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की इस सिचुएशन को और ख़राब होने से पहले लड़ाई को ख़त्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश की है और कई कंट्रीज ने इजराइल को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। मदद की बात की जाए तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत एड भी अनाउंस की गई। सिर्फ यूएस की बात करें तो 30 सितंबर 2024 में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने गाजा में पैलेस्टीनियंस की एड का ऐलान किया। 7 मार्च 2024 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट बनाने का ऐलान भी किया और इसी साल 27 को यूएस एड ने $53 मिलियन की हेल्प करने का भी ऐलान किया। इस तरह के अनगिनत ऐलान हमें अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स पर मिलते हैं, लेकिन जहां दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं इजराइल उतना ही ज़्यादा इन हमलों में इन्वॉल्व हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरा हुआ छोटा सा इजराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा। इस मामले को पिछले 1 साल में 3 बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स हिस्सा लेते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को वोटिंग के थ्रू फैसला लिया जाता है और ये फैसला फिर अगली कंट्री को मानना ही पड़ता है। लेकिन तीनों बार सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने गाजा के लिए करोड़ों डॉलर्स की एड का ऐलान किया था। जून 2024 में तो अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का अग्रीमेंट फाइल किया था, जो सिक्योरिटी काउंसिल में पास भी हो गया, लेकिन उसके भी बाद में वीटो कर दिया। एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि जंग किसी के हक में नहीं है, तो दूसरी तरफ यूएन में वीटो पावर्स का इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया। न सिर्फ इतना, बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 और 2023 के बीच इजराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए, उनमें से 69% अमेरिका से मंगाए गए। और तो और अमेरिका की तरफ से हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड भी दी जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर हमले रोकने की बात तो करता है, दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट भी करता है। यही वजह है कि जंग कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में कोई भयानक रूप भी ले सकती है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। इस सवाल के जवाब की कड़ियाँ रिलीजन से जाकर मिलती हैं। यूएस के व्हीटन कॉलेज की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, करीब 35 से 40% लोग ऐसे हैं जो बाइबल पर पूरा यकीन करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इजराइल का बनना बाइबल के कहने मुताबिक है। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद इजराइल की प्रोटेक्शन और यहूदियों के लिए आवाज़ उठाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कूफी कहा गया है, यानी क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मिलियन मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिकन पॉलिटिक्स के काफ़ी बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। क्रिश्चियंस के इस ग्रुप को ज़ायोनिस्ट भी कहा जाता है। याद रखें कि क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है और जूविश एक अलग, जबकि जियोनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट है जो इजराइल के हक में काम करता है। सबसे अहम बात ये ज़रूरी नहीं कि हर जू या हर क्रिश्चियन जियोनिस्ट हो जाए। जियोनिस्ट का ये ग्रुप अमेरिकन पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट पे अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता है, इसके लिए एक अलग कमेटी है जिसको AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लॉबिंग कमेटी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जो चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से फैसले करवा सकती है। यूएस कांग्रेस में ही सारे फैसले किए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होते हैं और वॉर्ड्स भी अप्रूव की जाती हैं। यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ये सारे फैसले वोटिंग के जरिए करते हैं। अब अगर कोई एक बड़ा ग्रुप यूएस कांग्रेस के ज़्यादातर मेंबर्स को खरीद ले और उनसे कहे कि फला फला रेजोल्यूशन में वोटिंग उनके हक में देनी है, तो इसको कहते हैं लॉबिंग करना। और बात यह है कि अमेरिका में लॉबिंग करना बिल्कुल भी लीगल है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जो लॉबिंग कर रहा है उसको ये तमाम डिटेल्स पब्लिक रखनी है।
और अंडर द टेबल किसी भी कांग्रेस के मेंबर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी जो कुछ होगा सबके सामने होगा। एपेक की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि ये ग्रुप अमेरिकन गवर्नमेंट में इजरायली पॉलिसीज लागू करवाने के लिए लॉबी करता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो कैंडिडेट्स जो यूएस जनरल इलेक्शन में खड़े हुए और उनको एपेक की सपोर्ट हासिल थी, उनमें से 98% इलेक्शन जीत गए। इन कैंडिडेट्स को $4 मिलियन भी दिए गए। ये ग्रुप ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में इजराइल पसंद पॉलिसीज लागू करवाता है, बल्कि जो इजराइल के खिलाफ है उनको हराने का काम भी करता है। इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि इन्होंने 24 ऐसे कैंडिडेट्स को भी हरवाया जो प्रो इजराइल पॉलिसीज के खिलाफ थे। एपेक की इजराइल के लिए सपोर्ट अब काफ़ी भयानक शक्लें लेने लगी है। हुआ यूं कि इजराइल की बॉम्बिंग और गाजा में ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में एक केस फाइल किया। ये कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, लेकिन यह अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। 24 अप्रैल 2024 को ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर असद करीम खान को 12 US सेनेटर्स की तरफ से एक धमकी भरा लेटर रिसीव होता है, जिसमें लिखा था कि हमें रिपोर्ट मिली है कि ICC इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे इजरायली लीडर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकालने वाला है। इसमें लिखा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम यानी US आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बहुत बुरे सैंक्शंस लगाएंगे, आपकी और आपकी फैमिली के US विजिट्स पर भी पाबंदी लगा देंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा था, इफ़ यू टारगेट इजराइल वी विल टारगेट यू। और आखिर में लेटर के एंड में मेंशन किया गया, यू हैव बीन वार्न्ड। इस लेटर के साथ उन 12 US सेनेटर्स के नाम और सिग्नेचर्स भी अटैच थे। मज़े की बात यह है कि एपेक की वेबसाइट पर उन तमाम सेनेटर्स की लिस्ट मौजूद है जो प्रो इजरायली कैंडिडेट्स हैं और जिनके लिए फंडिंग जमा की जा रही है। और ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर को धमकी भरा लेटर लिखने वाले सेनेटर्स के नाम भी इसी लिस्ट में खुल्ला लिखे हुए हैं। पर कहानी अभी भी बाकी है। बॉन्ड्स के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट्स इशू करती हैं इन्वेस्टर से पैसा जमा करने के लिए, और बदले में बॉन्ड खरीदने वाले को सालाना प्रॉफिट दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को लोन के रूप में पैसे मिल जाते हैं, और जब भी बॉन्ड वापस करना हो तो गवर्नमेंट वो वापस खरीद भी लेती है। अब आते हैं असल स्टोरी पे। द गार्डियन की एक स्टोरी के मुताबिक अगस्त 2023 में इजरायली बॉन्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका के ओहायो स्टेट ट्रेजरर को ईमेल करके कहा कि वो $5 मिलियन के इजरायली बॉन्ड खरीदेंगे। नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई चीज़ बेचना इतना आसान नहीं होता। इनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन शॉकिंगली अगले 40 मिनटों में ही उस ट्रेजरर ऑफिस ने इजरायली बॉन्ड्स की परचेज अप्रूव कर दी। बाद में मालूम पड़ा कि हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद अलग अलग US स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कम से कम $1.7 बिलियन के इजरायली बॉन्ड्स खरीदे हैं। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट करने की एक नहीं बल्कि बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें सबसे आखिरी है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और US के बीच पिछले कई सालों से प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं। अफगानिस्तान में 20 सालों तक अमेरिका का कब्जा होना या इराक में होने वाली जंग। अमेरिका को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक वफादार पार्टनर की ज़रूरत है, और ये पार्टनरशिप इजराइल के अलावा कौन निभा सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अरब कंट्रीज चाहती हैं कि पैलेस्टीनियंस को उनकी एक अलग स्टेट दी जाए, लेकिन इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक नमस्ते।